नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल मोहित यादव एजुकेशन पर। इस चैनल पर मैं आपको हिंदी संबंधित कुछ क्वेश्चन को जो सॉल्व करा रहा हूं। आज उस सीरीज़ का आज तीसरा भाग है, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इसके पहले जो कोई वीडियो मैंने बनाए हैं, 2 वीडियो, अगर आप उस वीडियोस को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है वो है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। क्योंकि 4 शब्द दिए हैं, तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है अंत्याक्षरी। तो ये शब्द जो है शुद्ध वर्तनी का है, क्योंकि इसके जो सारे शब्द हैं एकदम शुद्ध लिखे हुए हैं। तो ये कथन, ये वाला आंसर इसका हो गया। बाकी जो देख लेते हैं, ये लिखा है पूजनीय। तो पूजनीय नहीं होता है, पूजनीय होता है। पूजनीय, बड़ी नी फिर यह, पूजनीय। ठीक, तो शुद्ध रूप पूजनीय नहीं होता, पूजनीय होता है। ठीक, जो तीसरा वर्ड दिया है तदोपरांत। तदोपरांत नहीं होता, तदुपरांत होता है। तदुपरांत, तो शुद्ध वर्तनी क्या है, तदुपरांत है। अब तीसरा कवित्री। कवित्री नहीं होता है, कवयित्री होता है, कवयित्री। ठीक, तदुपरांत उसके बाद, पूजनीय मतलब जिसकी जो पूजा के योग्य हो। ठीक, तो इसलिए इसके शुद्ध रूप है। मैं थोड़ा सा तदुपरांत के बारे में बता देता हूँ। जो तदुपरांत शब्द है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस उपरांत। ठीक, तो ये दोनों मिलके बन जाते हैं तदुपरांत। ठीक, तो यहाँ पे जो तत् प्लस उपरांत बन जाता है तदुपरांत। यहाँ पे जो संधि है वो व्यंजन संधि है। तो अगर पूछा जाए तदुपरांत में कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए ता जो है वो बदल के दा बन गया। ठीक, तो क्या होता है कि यदि किसी वर्णमाला के प्रथम स्तंभ का शब्द हो, ठीक, जैसे तावर्ण में ता, टावर्ण में टा, ठीक, तो पावर्ण में पा, ठीक, तो उसमें जो पहला शब्द हो तो वो बदल करके तीसरा वर्ड बन जाता है। जैसे पा वर्ड है तो पा फा बा बन जाएगा। ठीक, ता वर्ड है ता था दा बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा, दा बन जाएगा। तो अपने वर्ण का तीसरा, अपने स्तंभ, जो प्रथम स्तंभ का शब्द है तो तृतीय स्तंभ का शब्द बन जाता है। इस जैसे जगत प्लस ईश, तो जगत ईश, जगदीश हो जाता है। तो ये क्या व्यंजन संधि है। जगत प्लस ईश बराबर क्या हो जाता है, जगदीश हो जाता है। जगदीश किससे किससे मिलके बना है, जगत प्लस ईश, जगदीश हो जाता है। लेकिन अब देखिए यहीं पे जगदीश बन गया, लेकिन अगर जगत के साथ नाथ वर्ड लग जाता है, जगत, जगत हलंत है बाद में, प्लस नाथ वर्ड हो जाता, तो ये जगत, जगन्नाथ नहीं होता, ये हो जाता जगन्नाथ हो जाता। जाधा ना, जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ जो पुरी में स्थापित है, तो जगन्नाथ हो जाता। ठीक, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है अपना अंत्याक्षरी। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो शुद्ध वाक्य ढूंढना है। तो पहला दिया है, यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है। तो यह वाक्य क्या है, अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है। इसका जो शुद्ध रूप होगा वो होगा व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है। मतलब सिर्फ इतना पार्ट, जिसमें जो यह वर्ड लिखा है वो एक्स्ट्रा लिखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए बात वर्ड जब संज्ञा आ गई है तो उसके लिए सर्वनाम का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ जब पहले से ही संज्ञा प्रस्तुत है तो उसके लिए सर्वनाम नहीं लिखना पड़ेगा। तो यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है, इसका जो शुद्ध रूप होगा वो ये होगा कि व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है। दूसरा दिया है, दूसरा कथन है संपूर्ण देश भर में निराशा छा गई। तो ये कथन भी गलत है। देखिए क्या लिखा, संपूर्ण वर्ड लिखा तो संपूर्ण देश, तो फिर भर वर्ड कर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संपूर्ण में सब कुछ पहले से ही आ गया। तो इसका शुद्ध रूप होगा संपूर्ण देश में निराशा छा गई, या लिख सकते हैं संपूर्ण हटा करके भर को वर्ड ले लीजिए तो हो जाएगा देश भर में निराशा छा गई। तो इसको 2 तरीके से शुद्ध कर सकते हैं। एक से लिख सकते हैं संपूर्ण देश में निराशा छा गई, या दूसरा लिख सकते हैं देश भर में निराशा छा गई। ठीक, क्योंकि संपूर्ण और भर दोनों लिख देंगे तो क्या वाक्य यहाँ शब्द का अतिशय प्रयोग हो जाएगा, अधिक आवश्यकता से ज्यादा प्रयोग हो जा रहा है। तीसरा है भाई ने भाई के साथ सलाह की। तो ये कथन भी गलत है। देखिए सलाह जो होता है वन साइडेड होता है। जब हम सलाह एक व्यक्ति ही देता है, तो भाई ने भाई को सलाह दी, पहली बात किसका, भाई ने भाई को सलाह दी होना चाहिए। सलाह हमेशा दी जाती है, सलाह की नहीं जाती। मशविरा किया जाता है, जब किसी के साथ आप बैठ रहे हैं तो भाई और भाई ने मशविरा किया, मशविरा किया जाता है, सलाह दिया जाता है। तो सलाह दी।
और चौथा जो कथन है यही हमारा सही है, कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दे। पत्रोत्तर मतलब पत्र का उत्तर शीघ्र दे। ठीक, तो ये उसका क्या हो जाएगा, चौथा कथन सही हो जाएगा। अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है? तो अलमारी जो है पुर्तगाली शब्द है। अलमारी पुर्तगाली शब्द है। अब देखिए हमने बताया था कि इस प्रकार के शब्द जो दूसरी भाषा से ले गए उन्हें क्या कहते हैं, विदेशी शब्द कहते हैं। तो अगर परीक्षा में आता है कि अलमारी किस प्रकार का शब्द है, तो अलमारी विदेशी शब्द है। क्यों? क्योंकि ये दूसरी भाषा पुर्तगाली से लिया गया है। चौथा क्वेश्चन है, समास है दो वर्णों का मेल, दो शब्दों का मेल, दो पदों का मेल, दो वाक्यों का मेल। तो देखिए मैंने आपको बताया था दो वर्णों का मेल जो होता है उसको संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं और दो पदों के मेल को समास कहते हैं। समास, तो समास क्या है, दो पदों का मेल है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। दो शब्दों का मेल क्या है, उससे हम लोग दो शब्द मिला करके संकर शब्दों का निर्माण करते हैं, और दो वाक्यों को मिला करके हम लोग उससे क्या करते हैं, उससे संयुक्त वाक्य का निर्माण किया जाता है। राजकाज में कौन सा समास है? इसके पहले वाला जब वीडियो में बता रहा तो मैंने आपको सभी समास के बारे में बता ही दिया था। ठीक, तो इसमें है राजकाज। तो राजकाज का देखिए पहले समास विग्रह कर लेते हैं। तो राजकाज का मतलब क्या हुआ? राजकाज देखिए दो वर्ड से मिलकर बना है, राज और काज। ठीक, तो इसका मतलब होता है राजा का काज, या राजा का काम कहिए, राजा का काज। काज मतलब भी काम ही होता है। ठीक, तो राजा का काज तो ये कैसा है, जब हम लोग किसी में कारक का विलोपन कर देते हैं। कारक क्या होता है? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की के अधिकरण में संबोधन हे भो अरे। तो उसमें जब क्या है, किसी कारक का विलोप हो गया है, मतलब राजा का काम में से का विलोप करके हमने शॉर्ट में क्या लिख दिया, राजकाज लिख दिया। तो ये क्या है, तत्पुरुष समास है। तो किस प्रकार से समास है? तत्पुरुष समास है। बाकी समास के बारे में मैंने आपको बताया ही था। ठीक, और साथ में जैसे और तत्पुरुष समास के उदाहरण बता देते हैं, जैसे अग्निदग्ध। अग्निदग्ध मतलब अग्नि से जला हुआ, तो ये हो जाएगा अग्नि से दग्ध। अग्नि से दग्ध, तो इसमें क्या है, से जो है, से वर्ड कहाँ से लिया गया? से वर्ड करण से, तो इसमें भी कारक का विलोम करके हमने सीधे क्या लिख दिया, अग्नि दग्ध लिख दिया आगे ना। ठीक, अब जैसे राम प्रिया। राम प्रिया मतलब राम की प्रिया। तो इसमें कीवर्ड जो संबंध तत्व, वो संबंध कारक था, उसका विलोपन कर दिया गया। तो ये सभी क्या है, तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। जब भी किसी कारक का विलोपन हो रहा होता तो वहां पे क्या होता, तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष मतलब वह पुरुष। तो हम लोग देखिए क्या है कि हिंदी में जितने भी शब्द होते हैं कि कोई भी होता है तो उसे कहते हैं तो वो पुरुष ही कहलाता है। ठीक, तो उसको तत्पुरुष समास कहते हैं। तो क्योंकि इसमें अंतिम पद प्रधान होता है, इसीलिए हम लोग उस पुरुष की चर्चा कर रहे होते हैं। इसीलिए प्रथम पुरुष मैं, ठीक, द्वितीय पुरुष जिससे हम बात कर रहे हैं, और तृतीय पुरुष कौन, जिसके बारे में बात की जा रही होती है। तो ठीक, तो प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष। सॉरी, जब मैंने अभी बता दिया इंग्लिश के हिसाब से बता दिया। देखिए हिंदी में जो होता है, हिंदी में जो होता है वो प्रथम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष होता है और उत्तम पुरुष होता है। ठीक, तो प्रथम पुरुष वो होता है जिसके बारे में बात करी जाए। जैसे राम ने आइसक्रीम खाई, तो हाँ राम के बारे में बात हुई, तो राम क्या है, प्रथम पुरुष है। मध्यम पुरुष जो होता है जिससे बात की जा रही है, तुम क्या कर रहे हो, आप कहाँ जा रहे हैं, तो जो आप और तुम ये क्या है, मध्यम पुरुष है। और उत्तम पुरुष क्या है, उत्तम पुरुष स्वयं को माना जाता है, मैं, हम, ये सब क्या है, उत्तम पुरुष है। ठीक, तो हिंदी में होता है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। इंग्लिश में होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन आई होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, यू होता है, थर्ड पर्सन ही, शी या एनी नेम हो जाता है। लेकिन जो हिंदी में होता है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष होता है। तो प्रथम पुरुष जिसके बारे में बात की जा रही है राम, मध्यम पुरुष मतलब जिससे बात की जा रही आप या तुम, और उत्तम पुरुष मैं या हम जो बोल रहा है। तो इस प्रकार से होता है। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ तत्पुरुष समाज में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, वाक जाल का संधि विच्छेद होगा। वाक जाल का संधि विच्छेद क्या होगा, वाक जाल का संधि विच्छेद होगा वाक प्लस जाल। ठीक, तो देखिए यहाँ का जो है, देखिए हमने कहा प्रथम स्तंभ का है का, वो अपने तृतीय स्तंभ गा में परिवर्तित हो गया, तो ये वाक जाल। तो इसका संधि विच्छेद क्या, वाक जाल। और ये कौन सी संधि है, ये व्यंजन संधि है।
ठीक, व्यंजन संधि समझने का सबसे सरल उदाहरण होता है कि इसमें जो प्रथम पद होगा उसका जो अंतिम शब्द होगा उसके लास्ट में हलंत लगा हो। देखिए हलंत लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या है, व्यंजन संधि होता है। तो वाग जाल, ओके। उसके बाद बाकी जो दिए हैं, बाग जाल तो गलत हो गया, वाग जाल गलत हो गया, बाग जाल तो गलत हो ही गया। तो इस प्रकार से इसका ये हो गया, संधि विच्छेद हो गया। अब देखिए अगला दिया, जहां वर्णों की आवृत्ति हो वहां होता है। तो हमने आपको कल जब अलंकार बता रहे थे तो उसमें आपको मैंने अनुप्रास अलंकार बताया था। तो उसमें बताया था कि जब एक ही वर्ण की आवृत्ति कई बार हो रही होती तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ वर्णों की आवृत्ति वहाँ कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार का उदाहरण मैंने क्या बताया था, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। दूसरा उदाहरण सुन लीजिए, सुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सजीव सुभंत बुलाए। या फिर ठीक, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, आपको पता ही है। तो ये सब क्या है, सरल है, अनुप्रास अलंकार के उदाहरण है। ठीक, बाकी अलंकार, यमक अलंकार के बारे में मैंने आपको बताया था, कनक कनकते स्वगुनी मादकता अधिकार। जब एक ही शब्द कई बार आए, हर बार उसका अर्थ बदल जाए तो उसे क्या कहते हैं, यमक अलंकार कहते हैं। जैसे सजना है मुझे सजना के लिए, तो पहले सजना में श्रृंगार करना, दूसरे सजना का अर्थ है अपने प्रियतम के विषय में। श्लेष अलंकार क्या, श्लेष अलंकार मैंने बताया था, जब एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे कर्ण धरत चिंता करत चितवत चारों और सुवर्ण को खोजत फिरे कव्य विचारी चोर। तो यहाँ पे सुवर्ण के 3 अर्थ है, कवि के लिए सुंदर शब्द, व्यभिचारी के लिए सुंदर वर्ण की स्त्री, और चोर के लिए स्वर्ण मतलब सोना। चौथा अलंकार का उदाहरण यहाँ, तो इसका आंसर अनुप्रास अलंकार। एक देखिए उदाहरण दिए, प्रतीप अलंकार। देखिए प्रतीप अलंकार क्या होता है, मैंने आपको बताया था, एक उपमेय होता है, दूसरा उपमान होता है। तो उपमेय जिसकी तुलना की जाए और उपमान जिससे तुलना की जाए। ठीक, तो प्रतीप अलंकार में क्या होता है, प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा। उल्टा मतलब इसमें होता है कि अगर जिसे हम उपमेय को उपमान बना दे, उपमान को उपमेय बना दे, ठीक, तो उस स्थान पे क्या हो जाता है, प्रतीप अलंकार हो जाता है। जैसे हम कहें, जग प्रकाश तव जस करें वृथा भानु यहाँ देख। मतलब कवि कह रहा है कि संसार में जो प्रकाश होता है वो मनुष्य के यश से होता है, मनुष्य के ये मतलब यश से, कीर्ति से होता है। या जो भानु है, जो सूर्य है, वो तो बेकार की बातें हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे हम लोग भानु है, उपमान है, मतलब भानु से तुलना की गई, मतलब सूर्य से तुलना की गई है। ठीक, लेकिन और मनुष्य की यश की तुलना की गई है, लेकिन यहाँ मनुष्य के यश को अधिक बड़ा बता दिया गया है, जबकि सूर्य को छोटा बता दिया गया है। ठीक, तो जब क्या है, उपमान को छोटा बता दिया जाए, उपमेय को बड़ा कर दिया जाए, तब क्या हो जाएगा, वहां पे प्रतीप अलंकार या उल्टा अलंकार हो जाएगा। इसका दूसरा उदाहरण है, जिसके यश प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे। मतलब जिसके यश प्रताप मतलब जिस मनुष्य के कीर्ति मतलब जिसकी प्रसिद्धि के प्रताप मतलब प्रकाश के आगे क्या हो, रवि शशि मलिन, शशि मतलब चंद्रमा मैला लगता है, और रवि मतलब जो सूर्य है वो शीतल प्रतीत होता है, सूर्य ठंडा लगता है। तो यहाँ पे क्या है, शशि और जो चंद्रमा और सूरज है उसकी तो हम लोग उपमान दे रहे हैं, लेकिन उस उपमान को छोटा करके बता रहे हैं, और हम लोग कह रहे हैं यश, मनुष्य का यश अधिक बढ़ा दे, जिसके यश प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे। ठीक, तो इसका उदाहरण प्रतीप अलंकार के उदाहरण, वहां पे उपमेय को छोटा कर दिया, उपमान को बड़ा कर दिया जाए, तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां हो जाएगा प्रतीप अलंकार। एक और अलंकार होता है जिसे कहते हैं व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक, देखिए यहाँ पे भी उपमेय और उपमान की तुलना की जाती है, लेकिन उपमेय को बढ़कर बताया जाता है। ठीक, लेकिन उपमान को छोटा नहीं किया जाता है। तो बस यहाँ ये ध्यान रखना है कि जब उपमेय को बड़ा और उपमान को छोटा कर दिया जाए तब प्रतीप अलंकार है, लेकिन सिर्फ उपमेय को बढ़कर बताया जाए लेकिन उपमान को छोटा ना किया जाए तब वहाँ पे व्यतिरेक अलंकार है। उदाहरण के लिए, संत हृदय नवनीत समाना, कहिन कवि पर कहे न जाना, निज परिताप द्रवय नवीनीता, पर दुख द्रवहि सुसंत पुनीता। मतलब संतों के हृदय को मक्खन के समान नवनीत कहा गया है, किंतु क्यों कहा गया है मैं नहीं समझ पाता, क्योंकि मक्खन तो पिघलने के लिए स्वयं को गर्म करता है, जब मक्खन स्वयं गर्म होगा तभी पिघलेगा, लेकिन संतों का हृदय दूसरों के दुख से ही पिघल जाता है। तो यहाँ उपमेय क्या है, उपमेय संतों का हृदय है, उपमान क्या है, नवनीत या मक्खन है, लेकिन संतों के हृदय को अधिक महान बताया गया है, लेकिन इस यहाँ पे नवनीत को कम नहीं करके बताया गया है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार, यहाँ व्यतिरेक अलंकार है। अगला उदाहरण ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जगवा पाए बौराए। ये तो आपको बहुत सरल है, आपने हमेशा से ही पढ़ा होगा। इसमें कौन सा अलंकार होता है, तो सीधे सीधे इसमें यमक अलंकार होता है, सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। मतलब कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, तो इसमें जो प्रथम कनक है इसका अर्थ सोना है,
और जो दूसरा कनक है उसका अर्थ धतूरा है। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना, अक्सर एग्जाम में ये उदाहरण दे दिया जाता है, पूछता है प्रथम कनक का क्या, तो प्रथम कनक का अर्थ सोना है, दूसरे का धतूरा है, उल्टा मत कीजिएगा। कनक कनक ते सौ, मतलब जो कनक जो सोना है वो कनक ते 100 गुनी, धतूरे से 100 गुनी मादकता देता है, मतलब 100 गुनी उसमें नशा होता है। ठीक, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिक है, जो सोना है उसमें धतूरे से भी 100 गुना अधिक नशा है। क्योंकि क्यों है, अब या खाए बौराए जग वा पाए बौराए, मतलब धतूरे को तो सिर्फ खाने से ही आदमी बौरा जाता है, लेकिन सोने को तो सिर्फ पाने से ही बौरा जाता है। मतलब स्वर्ण या धन है, मनुष्य पाते ही पागल हो जाता है, जबकि कनक धतूरे खाने पर पागल होता है, खाने से पहले आदमी पागल हो जा रहा है। तो कनक में क्या है, सोने में या स्वर्ण में या धन में अधिक नशा है। ठीक, तो ये उसका उदाहरण है। बाकी जो अलंकार है उनके बारे में बता देता हूँ। अनुप्रास अलंकार आप जानते हैं, रूपक अलंकार भी मैंने बताया है, जब उपमेय को उपमान का रूप दे दिया जाता है तो रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण सरोज पखारन लगा, चरण और सरोज को एक ही मान लिया जा रहा है। ठीक, जैसे बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। अंबर पनघट कहा, इन्होंने कहा अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। ठीक, कवि कह रहा है कि हे सखी जाग जाओ, मतलब बीती विभावरी जागरी, मतलब रात बीत गई है, सखी जाग जाओ। ठीक, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी, मतलब जो आसमान का पनघट है, पानी लेने की जगह है, उसमें क्या है, तारा घट, तारे को मटके की संज्ञा देकर के कहा गया है कि जो आसमान का पनघट है उसमें तारे रूपी घड़े डुबोए जा रहे हैं, तो धीरे धीरे मतलब गायब हो जा रहे हैं। जिस प्रकार पनघट में पानी घड़े को डुबोया जाता है तो उसमें डूब करके गायब हो जाता है, उसी प्रकार आसमान के पनघट में तारे धीरे धीरे विलीन हो रहे हैं। तो अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। ऊषा मतलब सुबह सुबह जो होते हैं उसको, प्रभात को क्या कहते हैं, ऊषा कहा जाता है। तो ऊषा नागरी, ऊषा नामक की ऊषा स्त्री जो है, तो ऊषा नागरी क्या है कि अंबर रूपी पनघट में ताराओं को डुबो रही है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सबको पृथक नहीं किया, अंबर को ही पनघट कह दिया गया और तारा को ही घट कह दिया गया, ऊषा को ही नागरी कह दिया गया। तो क्या कहे, उपमेय को उपमान का ही रूप दे दिया गया, तब कहते हैं वहाँ रूपक अलंकार है। ठीक, अगला जो अलंकार है यहाँ पे है भ्रांतिमान अलंकार। इसके साथ एक और अलंकार मैं बता देता हूँ, वो है संदेह अलंकार। तो ये दोनों अलंकार देखिए क्या होता है। भ्रांतिमान अलंकार होता है जब उपमेय को उपमान की भ्रांति हो जाती है। जैसे हम तुमसे कहें कि किंसु कुसुम समझ कर झपटा, भौरा सुख की लाल चोंच पर, तोते ने निज ठौर चलाई, जामुन का फल उसे समझकर। मतलब एक भंवरा है और एक तोता है। ठीक, तो किंसु कुसुम समझ कर झपटा, मतलब जो भंवरा है उसने तोते की चोंच को समझा कि कोई सुंदर सा फूल है और उस पर झपट पड़ा। ठीक, और तोते ने समझा कि ये जो भंवरा है कितना कोई सुंदर सा फल है, वो तो उसको खाने के लिए दौड़ पड़ा। तो यहाँ पे दोनों में भ्रांति है, मतलब वो जो भंवरा है वो अंतर नहीं कर पा रहा है कि ये तोते की चोंच है या फूल है। उसी प्रकार भंवरा भी यह अंतर नहीं कर पा रहा है कि या तोता भी यह अंतर नहीं कर पा रहा है कि यह भंवरा है या कोई जामुन का फल है। तो किंसुक कुसुम समझ कर झपटा, भंवरा सुख की लाल चोंच पर, तोते ने निज ठौर चलाई, जामुन का फल उसे समझकर। तो यहाँ पर उपमेय और उपमान में क्या है, भ्रांति की स्थिति है, मतलब वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वास्तव में ये क्या है। तो ऐसी स्थिति पे क्या होता है, भ्रांतिमान अलंकार है। यहाँ भ्रांति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, मतलब उपमान को ही उपमेय समझ लिया जाता है। संदेह अलंकार क्या होता है, संदेह अलंकार क्या होता है, जब उपमेय और उपमान के मध्य संदेह की स्थिति बनी होती है तो वहाँ संदेह अलंकार होता है। जैसे नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है, कि नारी ही की साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है। यहाँ पे क्या है, द्रौपदी चीरहरण का वर्णन है, तो उसमें कवि कह रहा है कि अब समझ में नहीं आ रहा है कि नारी में साड़ी है कि साड़ी में नारी है। ठीक, तो वहाँ पे संदेह की स्थिति है, तो नारी और साड़ी में भेद में दोनों संदेह की स्थिति बनी है। यहाँ देखिए अब दोनों में अंतर क्या, तो भ्रांति स्थिति में उपमेय को उपमान मान लिया जाता है। तोते ने क्या किया है, भंवरे को जामुन मान लिया है,
लेकिन यहाँ पे नारी और साड़ी के बीच में अभी भी संदेह की स्थिति बनी हुई कि हम क्या माने कि ये नारी है कि साड़ी है कि नारी है। ठीक, या लक्ष्मी, दूसरा उदाहरण है लक्ष्मी है या दुर्गा है या स्वयं वीरता का अवतार। तो कवि समझ नहीं पा रहे कि लक्ष्मी कहूँ कि दुर्गा कहूँ या स्वयं वीरता का अवतार कह दूँ, तो यहाँ पे संदेह की स्थिति बनी हो, तब यहाँ संदेह अलंकार होता है। जैसे कहता चेहरा है या चांद खिला है, तो यहाँ कभी नहीं समझ पा रहा कि चेहरा है या चांद खिला, तो चेहरे और चांद दोनों में अभी संदेह की स्थिति बनी हुई, तो ऐसी स्थिति में क्या है, संदेह अलंकार होता है। अगला ले लेते हैं, जिस अगला है सूर सागर के लेखक हैं। तो सूर सागर के लेखक क्या है, सूरदास, कवि सूरदास है, ये तो सभी को पता है। सूर सागर सूरदास की सबसे प्रसिद्ध रचना है। ठीक, इसके अलावा जो बाकी कवियों के नाम दिए थे सूरदास की अन्य जो लेख रचनाएं हैं वह है सूर सारावली और साहित्य लहरी। ये सभी सूरदास की अन्य रचनाएं हैं जो महत्वपूर्ण है, याद रखनी चाहिए आपको। और जो बाकी कवि हैं जैसे इनके बारे में भी कुछ रचनाएं बता देते हैं। सदल मिश्र की जो रचनाएं हैं, जब से सबसे इसकी फेमस रचना है इनकी नासिकेतोपाख्यान। नचिकेतोपाख्यान, इसमें राजा नचिकेता की कहानी और राजा और उनकी प्रेमिका चंद्रवती की कहानी है। तो सदल मिश्र की सबसे फेमस रचना है नासिकेतोपाख्यान। ठीक, ये आपको याद रखना है। साथ में घनानंद की रचनाएं बता देता हूं। तो घनानंद की रचनाएं हैं वो है सुजान हित, ठीक, और विरह लीला। ठीक, ये किसकी रचनाएं हैं, ये आपकी ये घनानंद की रचनाएं हैं। इसके अलावा बिहारी की रचनाएं, बिहारी की सबसे प्रसिद्ध रचना है सतसई, बिहारी सतसई कहते हैं। ठीक, इसमें कई प्रकार के दोहों का मिश्रण है। ठीक, जो बिहारी कवि हैं वो देखिए, ध्यान रखिए यहाँ पे कि जो सूरदास हैं, सूरदास ये भक्ति काल के कवि हैं। ठीक, और इनकी भक्ति का मूल विषय क्या है, कृष्ण भक्ति है। तो सुभक्ति काल के सगुण धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। ठीक, भक्ति काल अगर हम कवियों को डिवाइड करते हैं, कई भागों में बांटते हैं, तो भक्ति काल के जो कवि हैं ये होते हैं दो तरीके के, एक सगुण भक्ति की होती है और दूसरी निर्गुण भक्ति होती है। सगुण भक्ति मतलब जिसमें ईश्वर की एक प्रतिमा है, ईश्वर की एक मूर्ति है, ईश्वर का एक रूप है, उसे हम सगुण भक्ति कहते हैं। सगुण भक्ति को दो भागों में बांटा गया था, एक कृष्ण भक्ति शाखा और दूसरी राम भक्ति शाखा। तो राम भक्ति शाखा के जो प्रसिद्ध कवि हैं उनको तो आप जानते हैं, तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के सबसे प्रसिद्ध कवि हैं, सूरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा कवि हैं। ठीक, और निर्गुण पाठ था, मतलब निर्गुण भाग है, इसमें क्या ईश्वर को कोई विशिष्ट रूप नहीं है। तो इन्होंने निर्गुण शाखा उसको दो भागों में बांटा, एक ज्ञान मार्गी शाखा मतलब जिसमें ज्ञान के द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, दूसरा प्रेम मार्गी शाखा जिसमें ईश्वर को प्रेम के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं कबीरदास हैं, और प्रेम मार्गी शाखा के जो कवि हैं वो है मलिक मोहम्मद जायसी हैं, जिसकी रचनाएं पद्मावत है, अखरावट है। ठीक, और ज्ञान मार्गी शाखा के क्या हैं, कबीरदास जी हैं, जो कहते हैं ज्ञान के द्वारा हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये देखिए इनका जो मूल स्रोत है वो है, ऐसा नहीं कि इन्होंने कभी दूसरे विषय में कविता नहीं लिखी। अगर आप कबीर दास को पढ़ेंगे तो उसमें मोस्टली क्या है, ज्ञान मार्गी शाखाओं की कविताएं हैं, उसी प्रकार के दोहे हैं। लेकिन कभी कभी पे राम की स्थिति भी करते हुए एक आध दोहे हैं जो अधिक प्रचलित नहीं है, लेकिन फिर भी हैं, कुछ कविताएं हैं, कुछ हैं जहाँ पे वो राम की उपासना करते हैं। ठीक, तो सूर सागर के लेखक सूरदास हैं, बाकी हमने बता ही दिया कवियों के बारे में। अगर क्वेश्चन नंबर 10 है, एक सतत उद्यमी व्यक्ति का विशेषण है, मतलब एक सतत उद्यमी जैसा व्यक्ति जो लगातार काम कर रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लोग लगनशील कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, लगनशील कहा जाता है। इसका आंसर क्या है, लगनशील। व्यवसायी मतलब जो व्यवसाय करता है। पराक्रमी मतलब जिसमें पराक्रम बहुत अधिक है, मतलब जिसमें युद्ध करने की क्षमता बहुत है। उद्यमी जो लगातार प्रयास करता रहता है उसे उद्यमी कहते हैं। जो लगातार कर रहा है तो फिर प्रयास, तो उसे क्या कहेंगे, लगनशील कहेंगे। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, देखिए भगीरथी, भागीरथी, तो इसमें जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वो है भागीरथी। ठीक, देखिए यहाँ पे ध्यान रखिए, इसमें बड़ा भा, बड़ा गी और बड़ा थी, मतलब भागीरथी में सब कुछ बड़ा ही होता है, रा को छोड़ के। ठीक, भागीरथी मतलब होता है जो अपने भाग्य कर रहा था स्वयं चलाता है, मतलब अपने भाग्य का निर्माण स्वयं जो करता है उसे भागीरथी कहा जाता है।
ठीक। लेकिन यहाँ जो भाग उसे भागी, जो अपने भाग कर रहा था स्वयं चला, तो उसे भागीरथ कहते हैं। और क्योंकि जो राजा भागीरथ ने तपस्या की थी, जिसके कारण गंगा हरिलोक से धरती लोक पर आई थी, इसीलिए गंगा का पर्यायवाची भागीरथी। भागीरथी क्या गंगा का पर्यायवाची है। इसके अलावा गंगा के अन्य पर्यायवाची क्या है, अलकनंदा भी कहते हैं। ठीक, अलकनंदा, भागीरथी, देवनदी भी कहा जाता है, गंगा के अन्य नाम है। ठीक, क्योंकि पूछा है इन्होंने कि अगला क्वेश्चन है किस बात शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो आधीन गलत है, मिष्ठान भी गलत है, व्यावहारिक भी गलत है, अत्यधिक सही है। तो इसका आंसर जो है अत्यधिक होता है। ठीक, तो अब देखिए बाकी जो गलत है वो क्या होते हैं। आधीन लिखा, आधीन नहीं होता है, अधीन होता है, छोटा होगा। ठीक, जैसे माहिष्मती साम्राज्य किसके अधीन है, तो माहिष्मती अधीन, अधीन लिखेंगे। और व्यवहारिक नहीं होता, व्यावहारिक होता है। या इसमें जो या होता है बड़ा या होता है, व्यावहारिक। ठीक, व्यावहारिक होता है। व्यावहारिक कैसे बना है, व्यवहार प्लस इक प्रत्यय, तो व्यावहारिक। देखिए ध्यान दीजिए, जब व्यवहार लिखेंगे तो उसमें छोटा या होता है, लेकिन जब व्यावहारिक लिखते हैं तो उसमें बड़ा या होता है, क्योंकि उसमें एक प्रत्यय जुड़ जाता है। जैसे मैंने उस दिन बताया, इतिहास में एक प्रत्यय जुड़ जाता है तो ऐतिहासिक हो जाता है, समाज में एक प्रत्यय जुड़ता है तो सामाजिक हो जाता है, उसी पर व्यवहार में एक प्रत्यय जुड़ता है व्यावहारिक हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा दिया मिष्ठान, तो मिष्ठान नहीं होता, मिष्टान्न होता है, मिष्टा होता है, टा। ठीक, आपको ध्यान रखना, मिष्टान्न होता है, मिष्ठान नहीं होता। तो टा, ठा जहाँ लिखा है वहाँ की जगह पे टा लिखेंगे, मिष्टान्न होता है। मिष्टी दोई, इसे याद रखिए, बंगाल की प्रसिद्ध मिठाई है, बंगाल का प्रसिद्ध भोजन आता है मिष्टी दोई, मीठी दही। ठीक, तो यद्यपि इसको खाएंगे तो बहुत खट्टी होती है, नॉर्थ वाले लोगों के लिए तो काफ़ी खट्टी लगती है वो। ठीक, तो मिष्ठान्न होता है, मिष्ठान्न नहीं होता, मिष्टान्न होता। तो मिष्टी दोई से याद रखिए। अत्यधिक वर्ड एकदम सही लिखा हुआ है। अत्यधिक में देखिए कोई भी बड़ी मात्रा नहीं होती, तो इसमें कुछ भी अधिक नहीं होता है, सब कम होता है, इससे याद रख सकते हैं। तो ये इसके शुद्ध वर्तनी हो गई। अगला प्रश्न ले लेते हैं, निम्नलिखित में देशज शब्द कौन सा है। तो जब मैं आपको बता रहा था तो मैंने आपको बताया था कि हिंदी में 5 तरीके के शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला होता है तत्सम। तत्सम क्या होता है, तत्सम इस प्रकार के शब्द होते हैं जिनका जो संस्कृत के शब्द हैं लेकिन हिंदी में ज्यों के त्यों प्रचलित, जैसे आग, जैसे अग्नि, वृक्ष, दुग्ध, ये क्या है, संस्कृत भाषा के शब्द हैं जो हिंदी के जो के त्यों प्रचलित, तो हम कहें तत्सम शब्द कहते हैं। दूसरे शब्द जो होते हैं तद्भव होते हैं। इसके बारे में वैसे मैंने 5 शब्द के बारे में अधिक विस्तार से पहले वाले लेक्चर में बताया है। तद्भव शब्द क्या होते हैं, तद्भव शब्द होते हैं जो हिंदी संस्कृत भाषा के शब्द हैं लेकिन हिंदी में आने पर उनको विकार आ गया। जैसे दुग्ध शब्द क्या बन गया, दूध बन गया, तो दूध क्या है, तद्भव हो गया। ठीक, और उसके अलावा जैसे अग्नि कहें तो अग्नि आग बन गया। तो ये सब क्या है, हम लोग का हस्त क्या है, हाथ बन गया, नसिका नाक बन गई, कर्ण कान बन गया। तो इस प्रकार के शब्दों क्या कहते हैं, इस प्रकार के शब्दों को तद्भव कहा जाता है। तीसरे प्रकार के शब्द होते हैं देशज शब्द। देशज शब्द वो होते हैं जो हम लोग के आसपास के देश या लोक भाषा से लिए गए हैं और उसको हिंदी में प्रयोग किया जाने लगा, जैसे जूता, खिड़की, ठीक, लोटा, डोरी, डिब्बा। तो ये सब क्या है, ये सब शब्द देश भाषा शब्द से लिए गए हैं और हमने उनको अपने तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। तो इनको हम क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे कि देशज शब्द हैं। ठीक, तो चौथे प्रकार के शब्द जो होते हैं विदेशी। विदेशी शब्द वो होते हैं जो विदेशी दूसरी भाषा से लिए गए हैं और हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं कि विदेशी शब्द हैं। तो जैसे विदेशी शब्द और कौन कौन से, शेव इंग्लिश भाषा का शब्द है लेकिन हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक, अलमारी पुर्तगाली भाषा का शब्द है, अभी भी मैंने बताया। ठीक, इसी प्रकार आबरू उर्दू भाषा का शब्द है, ठीक है, हम हिंदी में प्रयोग कर रहे होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, ऐसे शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं क्योंकि हमने विदेशी भाषा से लिया है। इसके अलावा जो 5वें प्रकार के शब्द होते हैं वो होते हैं संकर। संकर शब्द मतलब होता है हाइब्रिड वर्ड्स। इस प्रकार के वर्ड जो 2 प्रकार के शब्दों को मिलकर बनाए गए हैं। जैसे हम कहें रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी क्या है, रेल प्लस गाड़ी दोनों से मिलकर बना, तो रेल वर्ड इंग्लिश है, गाड़ी क्या है, देशज शब्द है, तो दोनों मिलकर के बने हैं। तो ऐसे शब्द क्या कहते हैं, ऐसे शब्द कहलाते हैं, ऐसे शब्द कहलाते हैं संकर शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ ने पूछा निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है, तो निम्नलिखित में से देशज शब्द क्या है, हाथ, कमल, लोटा, डोरी। तो लोटा शब्द देशज है। हाथ क्या है, तद्भव है, तो इसका तत्सम क्या होता है, इसका तत्सम हस्त होता है। कमल शब्द क्या है, पहले से ही तत्सम है। पैर शब्द क्या है, ये है अपना पैर शब्द तद्भव है, इसका तत्सम क्या है, पाद है। ठीक, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है
सदैव शब्द में कौन सी संधि है? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, दी है यण संधि, व्यंजन संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ संधि कैसे क्या होती है। संधि होती है 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। तो देखिए संधि अगर हम लोग डिवाइड करें तो 3 तरीके से होती है। संधि 3 तरीके से होती है। ये सबसे पहले होती है स्वर संधि, दूसरी होती है व्यंजन संधि, और तीसरी होती है विसर्ग संधि। विसर्ग मतलब जो आहा की मात्रा हम लोग लगाते हैं आखिरी में, उसी कहा जाता विसर्ग कहा जाता है। तो विसर्ग संधि। ठीक, तो देखिए जब स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, उसके बारे में अभी विस्तार से बताएंगे। व्यंजन संधि होती है। व्यंजन संधि का सबसे सरल उदाहरण होता है जब व्यंजन के बाद कोई स्वर अथवा व्यंजन आता है तो जो विकार उत्पन्न हो जाता है उसको व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे अभी मैंने बताया था जगत प्लस नाथ बराबर जगन्नाथ, जगत प्लस दीस बराबर जगदीश, तत् प्लस मय, तत् प्लस मय बराबर क्या हो जाता है? ये हो जाएगा आपका तन्मय। तत् प्लस मय बराबर क्या हो जाएगा? तन्मय। तो ये सभी क्या है? ये सब व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। ठीक, इसके अलावा अगला जो होता है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में क्या होता है जब आहा की मात्रा होती है उसके बाद अगर कोई किसी प्रकार का विकार आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहा जाता है। उसे के लिए उदाहरण के लिए, ठीक, जैसे उदाहरण के लिए दुह प्लस चरित्र, तो क्या हो जाएगा? ये मिल जाके बन जाता है दुष्चरित्र। तो इसमें जो यहाँ पे हम लोग का दुह वर्ड था ये यहाँ से हट करके शा में कन्वर्ट हो गया, तो इसे हम कहते हैं, इसे कहते हैं ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। इसके अन्य उदाहरण निहि प्लस चय बराबर निश्चय हो जाता है। ठीक, उसके बाद निहि प्लस छल बराबर निश्छल हो जाता है। ज्योति ही प्लस चक्र बराबर ज्योतिष चक्र हो जाता है। ठीक, तो ये क्या है? इसकी किसकी उदाहरण है? तो ये हो जाएंगे आपका ये विसर्ग संधि के उदाहरण है। अब मैं आपको बता देता हूँ स्वर संधि के बारे में। तो स्वर संधि के 5 प्रकार देखने को मिलते हैं। सबसे पहले होता है दीर्घ स्वर संधि, उसके बाद गुण स्वर संधि, उसके बाद आपको मिलेगा यण स्वर संधि, फिर इसके बाद वृद्धि संधि, और इसके अलावा अयादि संधि। क्या होता है? अयादि संधि। ठीक, तो ये हो जाता है। तो यहाँ से सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ दीर्घ स्वर संधि क्या होता है। तो दीर्घ स्वर संधि होता है कि दीर्घ स्वर संधि जब ये क्या है? छोटा आ हो और अथवा बड़ा आ हो और इसके साथ छोटा आ प्लस अथवा बड़ा आ जाता है तो ये मिल करके बड़ा आ हो जाता है, मतलब दीर्घ हो जाते हैं। मतलब लघु प्लस लघु मिल करके दीर्घ हो जाते हैं। इसी प्रकार का क्या हो जाए कि छोटी ई आए अथवा बड़ी ई आए, उसके बाद भी छोटी ई अथवा बड़ी ई आए तो उसे वो क्या हो जाती हैं? वो हो जाती हैं आपके वो बड़ी ई हो जाती हैं। ठीक, इसी प्रकार अगर छोटा ऊ आए और अथवा बड़ा ऊ आए, उसके बाद मिल करके छोटा ऊ अथवा बड़ा ऊ आए तो उसको क्या करके मिल जाता है? वो बड़ा ऊ हो जाता है। उदाहरण के रूप में हम बताते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे हिम प्लस आलय बराबर क्या हो जाएगा? हिमालय। हिम प्लस आलय बराबर क्या हो जाएगा? हिमालय। ठीक, विद्या प्लस आलय विद्यालय। ठीक, तो ये सभी क्या है? ये दीर्घ संधि के प्रकार हैं। ठीक, तो विद्या प्लस आलय पर। ठीक, तो ये हो गया आपका विद्यालय। इसके अलावा जो दूसरा उदाहरण, ठीक, दूसरा जो संधि प्रकार बता रहा हूँ मैं आपको वो क्या है? ये दीर्घ संधि हो गया। अब इसके बाद गुण संधि। गुण संधि क्या होता है? वो गुण संधि होता है अगर हो जाता है आ अथवा आ के बाद, ठीक, ये आपका ई हो जाता है तो ये बन जाता है ए बन जाता है। जैसे गण प्लस एश, ईश बराबर हो जाता है गणेश। ठीक, तो ये क्या है? ये आपका उदाहरण है। ये हो गया आपका दीर्घ संधि को गुण संधि का उदाहरण हो गया। तो जैसे गणेश हो गया महा प्लस उत्सव महोत्सव, आत्मा प्लस उत्सर्ग बराबर आत्मोत्सर्ग। तो क्या हो जाता है? अगर छोटा अथवा बड़ा आ के बाद अगर क्या आ जाता है? आपका ऊ आ जाता है तो ओ बन जाता है, तो ये भी गुण संधि है।
ठीक, तो क्या हो जाएगा, आत्मा प्लस उत्सर्ग बराबर आत्मोत्सर्ग, धन प्लस उपार्जन बराबर हो जाएगा धन उपार्जन, सुर प्लस इंद्र बराबर हो जाएगा सुरेंद्र। तो गणेश, रमेश, सुरेंद्र, ए वर्ड जहाँ जहाँ आ रहा है वहाँ से याद कर लीजिए कि वहाँ पे गुण संधि होती है, क्योंकि उसमें गुण बढ़ जाता है। अगला जो है वो है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि क्या होता है, वृद्धि संधि में जब आ हो या अथवा आ आए, इसके बाद ए अथवा ए आए तो ये बन जाता है अय बन जाता है। इसी प्रकार अगर आ अथवा आ हो, इसके बाद ओ अथवा औ हो जाए, ओ अथवा औ हो जाए तो वो फाइनली औ ही हो जाता है, मतलब उनकी वृद्धि हो जाती है। चाहे कम हो या ज़्यादा हो तो हमेशा ज़्यादा वाला, कम हो या ज़्यादा हो हमेशा ज़्यादा वाला, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे वृद्धि संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए महा प्लस ऐश्वर्य तो महेश्वर्य हो जाएगा, महा प्लस ओजस्वी महोजस्वी हो जाएगा, परम प्लस औषध क्या हो जाएगा, परमौषध हो जाएगा, जल प्लस औघा बराबर हो जाएगा जलौघा हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम ये वृद्धि संधि के उदाहरण हैं। अगली संधि जो होती है वो होती है यण संधि। तो यण संधि की क्या विशेषता होती है, यण संधि की विशेषता होती है अगर ई अथवा ई के बाद कोई भी स्वर आता है तो या बन जाती है। ठीक, अगर उ अथवा उ के बाद कोई स्वर आता है तो वो वा बन जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग यण संधि होते हैं। जैसे अगर हम कहें अति प्लस अधिक, क्या कहें, अति प्लस अधिक, तो ये बन जाता है अत्यधिक, अत्यधिक। तो यहाँ पे क्या है, जो छोटी की मात्रा थी वो किस में बदल गई, या में बदल गई। इसी प्रकार प्रति प्लस अक्ष बराबर हो जाता है प्रत्यक्ष हो जाता है। तो ये सभी किसके हैं, यण संधि के उदाहरण हैं। अगला जो है वो अयादि संधि। कौन सी संधि है, अयादि संधि। अयादि संधि क्या विशेषता होती है, अगर ए अथवा अय आता है या ओ आता है और औ आता है, इसके बाद कोई भी स्वर आता है तो ए जो है आय बन जाता है, ये आय बन जाता है आय। ठीक, ये औ बन जाता है अव, ये आओ बन जाता है। ठीक, तो इस प्रकार ये होते अयादि संधि होती है। उदाहरण के लिए हम कहें कि श्री प्लस अन, तो ये हो जाएगा श्रवण। ठीक, पौ प्लस अक बराबर हो जाएगा पावक। ठीक, तो इस प्रकार के ये सब किसके उदाहरण हैं, ये अयादि संधि के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार 5 प्रकार की संधियां हमको देखने को मिलती है। तो शुरू करते हैं। तो इसने पूछा है सदैव में कौन सी संधि है, तो सदैव जो है इसका संधि विच्छेद करेंगे तो सदा प्लस ए हो जाएगा। ठीक, तो इसमें क्या है, जो छोटा ए है बढ़ के बड़ा ए बन गया है, तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको हम लोग कहेंगे कि ये कौन सी संधि है, वृद्धि संधि, क्योंकि इसमें वृद्धि हो गई है। तो ये किसका उदाहरण है, ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है सुदामा चरित्र के लेखक कौन है। तो सुदामा चरित्र के लेखक जो है वो नरोत्तम दास हैं, याद कर लिए नरोत्तम दास हैं। बाकी जो कवि हैं उन्होंने कहा है भूषण, मीराबाई, लल्लूलाल। तो इनके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ। भूषण कवि जो हैं इनके जो विभिन्न रचनाएं हैं वो है शिवराज भूषण, शिव बावनी और छत्रसाल दशक इनकी मुख्य रचनाएं हैं। भूषण कवि जो थे वो राजा शिवराज के दरबार में थे और बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल के दरबार में थे। तो उन्होंने भूषण शतक की, छत्रसाल दशक की रचना की है, जो कि बहुत सुंदर कविता है। अगर आप पढ़ेंगे तो वो बहुत सुंदर अच्छी लगती है। ठीक, उसी प्रकार शिवाजी की कविताओं भी उन्होंने लिखा है। लेकिन भूषण की कविता का जो विषय है का शब्द है काफ़ी कठिन है, क्योंकि जिस समय वो कविता है उस वक्त हिंदी भाषा का विकास उतना अच्छा नहीं था। तो उन्होंने जिस कविता में भाषा लिखी है वो काफ़ी कठिन लगती है, जैसे साजी चतुरंग सैंग उमंगधारी सरजा शिवाजी जंग जीता न चलत हैं। तो इस प्रकार की कविता क्या है, थोड़ा पढ़ने में कठिन लगती है, लेकिन बहुत सुंदर होती है। अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रस उसमें प्राप्त होता है। मीराबाई की रचनाओं की बात करें तो मीराबाई जो है वो भक्ति काल के सगुण भक्ति धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के ही कवियत्री हैं। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है नरसी जी का मायरा, गीत गोविंद का टीका, ये उसकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके अलावा है जो अब दिए हैं लल्लू लाल। तो लल्लू लाल जो है जो हिंदी गद्य के कवि हैं। हिंदी गद्य के 4 प्रमुख स्तंभ कहे जाते हैं, जिन्होंने हिंदी साहित्य के गद्य को बहुत अधिक ऊंचाइयां प्रदान की हैं। इसमें इंशा अल्लाह खां की जो प्रसिद्ध रचना है वो है रानी केतकी की कहानी। और दूसरे जो आधार स्तंभ है हिंदी गद्य के वो है सदल मिश्र, मुंशी सदा सुखलाल
और लल्लू लाल। तो ये चार जो हैं कौन कौन से, इंशाअल्लाह खां, सदल मिश्र, मुंशी सदासुखलाल और लल्लू लाल, इन्हें हिंदी गद्य का स्तंभ कहा जाता है, चतुर स्तंभ कहा जाता है। ठीक, तो ये इसके उदाहरण हैं। ठीक, मीराबाई से शब्द से याद आया कि मीराबाई क्या है, आधुनिक, ये मीराबाई उस वक्त की, आधुनिक काल का पूछा गया कि वर्तमान आधुनिक काल की मीरा किसे कहते हैं, तो महादेवी वर्मा को आधुनिक काल की मीरा कहा जाता है, क्योंकि इनकी कविता जो है उसमें भी उसी प्रकार का विरह देखने को मिलता है जिस प्रकार की मीराबाई कविताओं में भी देखने को मिलता है। जैसे मीराबाई की कविता में कह रही है, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मारो दर्द न जाने कोई। ठीक, माई मेरे तो मृद गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, तो कृष्ण की उपासना कर रहे हैं। उसी प्रकार का विरह महादेवी वर्मा की कविताओं में मिलता है। जैसे कहती है, जो तुम आ जाते एक बार, ये कविता एक बार पढ़िए, बहुत सुंदर लगती है। तो तुम आ जाते एक बार, पल में हंस उठते आदर ने छिल लुट जाता चिर संचित विराग, ऐसे करके कविता बहुत सुंदर है। तो उसमें भी क्या है, महादेवी वर्मा की कविता में भी उसी प्रकार का विरह देखने को मिलता है, इसलिए उन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है, नरोत्तम दास। अगला पूछा है इन्होंने, चांदनी रात के लिए एक वाक्य है। तो चांदनी रात को क्या कहा जाता है, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, दिया शर्वरी, विभावरी, निशा और निशीथ। तो निशा, चांदनी रात के लिए, सॉरी, उत्तर जो होता है शर्वरी कहते हैं, जो चांदनी रात उसे शर्वरी कहते हैं। शर्वरी मतलब जो मतलब चमकदार होते हैं उस चीज़ को क्या सरवर कहा जाता है। ठीक, तो जैसे सरोवर जो है, सरोवर और शर्वर ये दोनों एक दूसरे क्या है, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो जिस प्रकार सरोवर पे क्या, जब भी कोई प्रकाश पड़ता है तो चमक के खिल उठता है, उसी प्रकार शर्वरी मतलब जब कैसा लगता है जैसे नहाया हुआ। तो जैसे कोई सरोवर में नहा के निकलता है तो कोई स्त्री नहा के निकली, उसी प्रकार चांदनी रात क्या ऐसा लगता है जैसे नहाई हुई है, तो इसीलिए उसे शर्वरी कहा जाता है। ठीक, विभावरी मतलब होता है, विभावरी मतलब जो रात का अंतिम समय होता है। अगर रात के 3 पार्ट होते हैं, पहला पार्ट होता है निशा, जो रात का प्रारंभिक भाग है, संध्या काल जैसे समाप्त होते हैं वैसे निशा आ जाती है। उसके बाद निशीथ आता है, निशीथ मतलब होता है एकदम मध्य रात्रि का समय, जैसे रात के 12 बजे कहते हैं। जिस वक्त अगर हम पूछा भारत को संविधान को रात को 12 बजे साइन किया गया तो निशीथ में किया गया था। ठीक, तो निशीथ मतलब मध्य रात्रि के समय को निशीथ कहते हैं। और विभावरी होता है, विभावरी मतलब प्रातः का समय होता है, जो अर्ली मॉर्निंग का विभावरी। तो ये रात के 3 पार्ट होते हैं, निशा, फिर निशीथ, फिर विभावरी। ठीक, तो इस प्रकार चांदनी रात को क्या कहते हैं, शर्वरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, फूल का पर्यायवाची नहीं है। तो अब बस आ रहे, फूल का पर्यायवाची नहीं है। ठीक, देखिए क्या क्या है, फूल के पर्यायवाची होते हैं। फूल के पर्यायवाची होते हैं पुष्प, सुमन, कुसुम, फूल, इसके अलावा प्रसून, लतांद्र, मंजरी, गुल, ये सभी होते हैं। तो इसमें क्या है कि पूछा है इन्होंने कि कौन सा इसका पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए, सुमन फूल का पर्यायवाची है, पुष्प सुमन पर्यायवाची है, कुसुम भी है, तनुजा नहीं है। तनुजा शब्द जो है वो पुत्री को या बेटी को कहा जाता है। ठीक, पुत्री या बेटी को कहा जाता है इसके। ठीक, तो ये इसका उदाहरण, इसका कि उन्होंने पूछा फूल का पर्यायवाची नहीं, फूल का पर्यायवाची तनुजा, तो ये इसका आंसर है तनुजा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, इस अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। तो देखिए, जब कहीं भी इच्छा प्रकट की जा रही होती है या आशीर्वाद दिया जा रहा हो या प्रार्थना की जा रही है तो उसे इच्छावाचक शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे कहा गया है कि ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे। तो यहाँ पे हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं या कह रहे हैं इच्छा प्रकट कर रहे हैं, तो ये कैसा वाक्य है, यहाँ पे इच्छावाचक वाक्य है। प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य कब वो होता है जहाँ पे कोई प्रश्न पूछा जा रहा होता है, जैसे तुम क्या कर रहे हो। विस्मयादि वो विस्मयवाचक वाक्य जहाँ आश्चर्य प्रकट कर रहा है, जैसे कहता है ओह ये क्या हो गया। ठीक, तो यहाँ पे विस्मय प्रकट किया जा रहा है। निषेधावाचक वाक्य जहाँ पे किसी चीज़ की मनाही कर रही, तुम वहाँ मत जाओ, तो क्या हो जाएगा, निषेधात्मक वाक्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कामायनी काव्य के रचयिता कौन है। तो देखिए, कामायनी का रचयिता है जयशंकर प्रसाद। ठीक, जयशंकर प्रसाद, जो ये कामायनी कविता है छायावादी, जो मतलब जो जयशंकर प्रसाद ये छायावादी कवि हैं। ठीक, तो हिंदी साहित्य में 4 मुख्य छायावादी कवि हैं। कौन कौन से हैं, पंत, ठीक, सुमित्रानंदन पंत, निराला, जिनका पूरा नाम क्या है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, और इसके अलावा महादेवी वर्मा। ठीक, तो ये 4 क्या है, हिंदी साहित्य के छायावादी के 4 आधार स्तंभ कहे जाते हैं। ठीक, तो छायावादी कवि क्या है, छायावादी कवि ये बताता है कि उसमें वर्णन है कि ईश्वर जो है वो सूक्ष्म रूप में है, तो उसका वर्णन सूक्ष्म रूप में किया गया है। तो कामायनी के रचयिता क्या है, कामायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद है।
का इसके अलावा जयशंकर प्रसाद की अन्य जो रचनाएं हैं वो हैं चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर, प्रेम पथिक। जो अन्य कवि हैं उनके बारे में बता देता हूँ। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। इनकी रचनाएं जो हैं वह निर्मला, गबन, गोदान, तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगर कबीर दास की बात करें तो कबीर दास की जो प्रमुख रचनाएं हैं वह साखी, सबद, रामायणी, तो ये सब आपको याद रखना है। और सूरदास की रचनाएं मैंने आपको बता ही दी हैं, कौन कौन सी है, सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, तो ये इसकी रचनाएं हैं। तो रचनाएं याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट याद कर लीजिए, ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। वैसे कम पूछा जाने के चांसेस इसके कम हैं, फिर भी पूछा जा सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, दिन रात अध्ययन करके भी वह प्रथम स्थान न प्राप्त कर सका। नीचे दिए गए विकल्पों में से इस वाक्य में रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ जो अध्ययन वर्ड लिखा है गलत लिखा है, शुद्ध जो होता है वो होता है अध्ययन। तो इसका शुद्ध रूप क्या होता है, अध्ययन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। तो शुद्ध रूप में अध्ययन लिखा जाता है। तो ओके फ्रेंड्स, तो आज के इस चैप्टर के लिए इतना है। फिर मिलूंगा आपसे नए प्रश्नों के साथ, तब तक आप अपनी तैयारी जारी रखिए। यदि आप इसके पहले की वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो हमारा चैनल, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर कीजिए। और अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। इसके पहले की वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जो मैंने पढ़ाया इसका PDF भी आपको लिंक का भी डिस्क्रिप्शन, आप PDF का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, तो बने रहिए। किसी प्रकार का डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर किसी प्रकार का सजेशन देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। तो फिर मिलूंगा आपसे, तब तक के लिए तो आप अपनी तैयारी जारी रखिए, क्योंकि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। धन्यवाद।